अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जालिमो काजी कहीं नहीं जा रहा। और अब ये बात एक एलामिये की सूरत वाजे कर दी गई है। वही मौकिफ जो राना सनाउल्लाह खान का था कि किसी एक फर्द के लिए एक्सटेंशन हुई तो काजी कहता है कि काबिल कबूल नहीं होगी, लेकिन अगर ये सबके लिए रूल बना दिया गया, फॉर्मूला बन गया, तो फिर तो काजी कहीं नहीं जाएगा। और यही बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के सेक्रेटरी की वसातत से एक एलामिये की सूरत बाबर करा दी गई है कि एक्सटेंशन फर्द वाहिद के लिए हुई तो काबिल कबूल नहीं होगी। अगर ये कानून बन गया तो फिर और बात है। कानून कैसे बनेगा? जाहिर है अगर आईनी तरमीम आ जाती है और उसमें जजेस की रिटायरमेंट की हद, यानी जो हद उम्र है वो बढ़ाने का फैसला होता है, तो फिर जाहिर है वो किसी एक के लिए नहीं होगा बल्कि हर आने वाले चीफ जस्टिस के लिए होगा। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे तो जाहिर है उनकी भी उम्र की हद बढ़ाई जाएगी और जो आने वाले दीगर चीफ जस्टिस हैं उनकी भी उम्र की हद बढ़ जाएगी, यानी हर एक पर ये एप्लीकेबल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा अभी मजीद अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और वही जो तासुर दिया जा रहा था, फैलाया जा रहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा का नोटिफिकेशन हुकूमत क्यों नहीं कर रही है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नोटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है और ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि अगले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, क्योंकि अब तो कमोबेश 45 रोज बाकी रह गए हैं जस्टिस काजी फायज ईसा की मियाद खत्म होने में। लेकिन अभी तक कोई क्लियर बात नहीं की जा रही थी। हत्ता कि आजम नजीर तारड़ साहब ने भी ये कहा कि एक मीटिंग में जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस बात की तरदीद कर दी है। और हालांकि ओपन मीटिंग में जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे हुए थे, अटॉर्नी जनरल बैठे हुए थे, वहां पर आजम नजीर तारड़ को शायद ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। काजी फायज ईसा साहब नाराज भी होंगे कि आपने खुलेआम ऐसी बात अगले आने वाले चीफ जस्टिस के सामने ही कर दी। लेकिन अब मामले पर क्लैरिटी आ गई है। आपको नए अदालती साल के ऊपर जो सहाफियों से गुफ्तगू हुई थी, वो सारी गुफ्तगू आपके सामने रखी थी और उसमें काजी फायज ईसा साहब ने एक बार फिर कहा था कि राना सनाउल्लाह तो वहां पर मौजूद नहीं थे, आजम नजीर तारड़ साहब थे, उनकी मौजूदगी में जो कुछ हुआ वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अब उस गुफ्तगू को भी बड़ी क्लैरिटी के साथ एक एलामिया की सूरत वाजे कर दिया गया है, जिसके बाद लाइकली खासे इम्कानात ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बरकरार रखने के लिए अब हुकूमत आईनी तरमीम हर सूरत लाने जा रही है और उस पर ही नंबर गेम पूरी करने के लिए गुज़श्ता एक हफ्ते से दौड़ धूप हो रही है। जो क्रैकडाउन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर, वो भी उसी का एक शाखसाना है जो एक टेरर फैलाया हुआ है, जो एक दहशत है। जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई कानून साजी है और कोई ना कोई आईनी तरमीम है, और वही आईनी तरमीम जो इस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उसकी जमानत भी होगी। यानी लाइकली अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस होंगे अगर ऐसी आईनी तरमीम आती है एज पर दिस एलामिया। और फिर जाहिर स्टेटस को बरकरार रहेगा जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें जुडिशरी और जिसमें फिर ये हुकूमत मिलकर ये कहा जाएगा कि वसीतर कौमी मफाद में आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज द न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उन सहाफियों के लिए भी जो ये कह रहे थे कि जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर होकर चले जाएंगे, उनके लिए भी जो ये कह रहे थे कि जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत खत्म होते ही जस्टिस मंसूर अली शाह के आने का नोटिफिकेशन क्यों इशू नहीं किया जा रहा, और उनके लिए भी जो पॉलिटिकल डोमेन में समझते हैं कि इसकी इंप्लीकेशंस अच्छे खासे होंगे। अगली खबर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। बैरिस्टर सैफ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है, उन्होंने ये बताया कि जिस शाम अली अमीन गंडापुर गायब हुए, यानी शाम 7 बजे का वक्त था, और फिर बताया गया कि 8 घंटे उनके साथ राब्ता मुनक़ता हुआ और फिर जब वो आए तो सुबह उनको ड्रिप भी लगाई गई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत नासाज थी, ड्रिप लगी। फिर ये खबर सामने आई कि अली अमीन गंडापुर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जब शरीक हुए तो उनसे सवाल किया गया कि आप कहाँ थे, जिसके जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं सरकारी हुक्काम के साथ एक मीटिंग में था और क्योंकि वहां पर जैमर्स लगे हुए थे इसलिए बात नहीं हो सकी। लेकिन कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, मुझे किसी ने कोई हरास नहीं किया, मुझे किसी ने कोई धमकी नहीं लगाई, मुझे मेरा किसी ने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया उर्फ आम में। यानी अली अमीन गंडापुर साहब तो सब नॉर्मल है की बात कर रहे हैं। हत्ता कि इमरान खान साहब ने जो गुज़श्ता रोज अडयाला जेल में कहा था, उसमें उन्होंने और बात की। उन्होंने कहा कि एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है उसको उठाना, उसको बिठाए रखना, इतने घंटे तक उसको जो है यरगमाल बनाए रखना, ये जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक सरकारी मीटिंग थी। अच्छा, असल कहानी ये हुआ क्या है? जिस दिन से अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तकरीर की
उसके बाद से डिफरेंट रूमर्स हैं मार्केट के अंदर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को बुलाया गया और बुला के उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। गंडापुर साहब ने माफ़ी माँगी मीटिंग के अंदर, लेकिन कहा गया कि नहीं, यहाँ पर माफ़ी ना माँगे, अलल-ऐलान जाके बाहर मीडिया टॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जाके गैर मशरूत अनकंडीशनल माफ़ी माँगे। और फिर ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये काम आज़म सवाती को कहा कि मैं तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहा। आज़म सवाती साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और मीडिया टॉक करे और उसमें जो है कोई माफ़ी-शाफ़ी अगर माफ़ी-तलाफ़ी की बात है तो पब्लिकली वो कह दें। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब की जो ड्रिप लगने का मामला है, वो भी इसलिए आया कि जी सेहत ख़राब थी इसलिए वो मीडिया के सामने नहीं आए, अपीयरेंस नहीं हुई, सामने आकर बात नहीं की। उसके बाद केपी असेंबली का इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर वो फ़ौजी अफ़सरान जिनकी सियासत में मुदाखलत है, उनका कोर्ट मार्शल करने की करारदाद मंजूर की गई। फिर पार्लिमानी पार्टी के अंदर ये फैसला हुआ कि अभी हर इजलास के अंदर 5 अरकान की ड्यूटी लगेगी, जो इसी तरह का सख्त मौक़िफ़ जो तकरीर अली अमीन गंडापुर ने की, इसी तरह के सख्त मौक़िफ़ पर मबनी तकरीर की जाएगी और आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा कहीं सख्त मौक़िफ़ दिया जाएगा, जो अली अमीन गंडापुर का है। अब ये जो सारी कहानी है, उसमें अली अमीन गंडापुर का ये कहना, देखिए मैं तो आपसे शुरू दिन से कह रहा हूँ, उस दिन से कह रहा हूँ, जब से ये मामला हुआ है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ किया है, वो बकायमी होशो-हवास, कोई अगर कहता है कि होशो-हवास में नहीं किया, तो मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता, वो बकायमी होशो-हवास किया है। और ज़ाहिर है उसको उसको करने का, ये जो तकरीर की है, उसको करने का फ़ायदा किसको हुआ है? लाइक इसका बेनिफिशियरी कौन है? अगर आप ये देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके ईमा पर हुआ। इसका बेनिफिशियरी अभी तक तो वही लोग नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने 7:45 पर आंसू गैस की शेलिंग कराई, वही लोग जिन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामान से गिरफ्तार किया, वही लोग जो पर्चे कर रहे हैं, वही जो पीटीआई की पॉलिटिकल स्पेस को मज़ीद स्क्वीज़ कर रहे हैं, कॉर्नर्ड कर रहे हैं, वही इसके बेनिफिशियरी नज़र आ रहे हैं। और ज़ाहिर है इसके बेनिफिशियरी वो भी हैं जिन्होंने अब अंगड़ाई लेने का फैसला कर लिया है। नवाज़ शरीफ साहब से मुताल्लिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि उन्होंने एक बार फिर सियासत में प्रैक्टिकली मुतहर्रिक होने का फैसला कर लिया है। और ये जो मुतहर्रिक होने का फ़ैसला है, उन्होंने इस वक़्त में किया है कि जब वो ये समझते हैं कि उनके लिए गेम सेट करके दे दी गई है। इमरान खान साहब जो है अब वो कहीं नहीं आते, कमबैक नहीं होगा, उनको माइनस कर दिया गया है और बाकी मामलात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उन लोगों से जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, हैंड्स इन हैंड्स है, वो तय कर लिए गए हैं। तो मियाँ साहब चलिए फिर अब आप आ जाएँ मैदान में और मियाँ साहब बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान के बाद सिंध और केपीके का दौरा शेड्यूल्ड है और फिर उसके बाद पंजाब में तंज़ीम साज़ी का, असर-ए-नौ तंज़ीम साज़ी का फ़ैसला कर लिया गया है। तो लगता तो यही है बज़ाहिर कि जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है और फिर जुडिशरी भी है, वो बड़ा कंफर्टेबल पोज़ीशन के अंदर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है, कुछ चीज़ें आप तय करते हैं और कुछ चीज़ें वक़्त तय करता है और वक़्त पर छोड़ देते हैं कि क्या होने जा रहा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।